Hello, good morning students. So in this video we will discuss about the progression. First variety of the progression, arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी 10th क्लास में स्टडी किया है, मगर आप अभी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली जेई वे में पढ़ेंगे। मतलब आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्रॉब्लम्स होंगे वो 10th में जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स किए उससे थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एपी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एनी प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, 10th में कैसे बोला था, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस देन इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब थोड़ा सा मैं इसको दूसरे सेंस में बोलता हूँ, बात तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि द टर्म्स ऑफ द, अब दूसरे सेंस में मैं बोलूँगा द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर। इफ द टर्म्स of the sequence are increases or decreases by a fixed number, then it is arithmetic progression, right? तब हम इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक progression. So if the terms of the sequence are increases or decreases by a fixed number, then sequence is AP, and this fixed number called as common difference. So if the terms of the sequence आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अब इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अब थोड़ा सा आपको मैंने जैसे बोला था कि डिफ्रेंशिएट करना है, 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था उससे आगे जाना है। अब आप यहाँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी देखेंगे एपी का और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी देखेंगे एपी का, करेक्ट है। वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा, आगे आगे हम बताते हैं। तो बाय अ फिक्स नंबर देन दैट फिक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है साहब। अब आपने जनरल एपी देखा होगा, जनरल एपी तो सब जानते हैं, ठीक है। जनरल एपी ऐसा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लाइक दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया जनरल टर्म, कोई इशू नहीं है यहाँ तक कि सबको मालूम है। इसी में इसको जनरल एपी हो गया। तो एनएफ टर्म भी बोलते हैं, एनएफ टर्म या जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसका क्या फार्मूला बना वो आप देख रहे हैं। ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया। ये आपका टी एन भी हो गया, इसी को हम ए एन भी बोलते हैं। बस अब नोटेशन को देखो, इसी को हम लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी बोलते हैं और इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको ब्रेन में रखना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज द लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम बिगिनिंग से स्टार्ट करें तो ये लास्ट टर्म है, ठीक है, और अगर एंड से बात करेंगे तो ये लास्ट टर्म आएगा। अब इसका भी क्या फार्मूला होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लीजिए कि ये आपका जनरल टर्म हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन भी बोलते हैं, एन टर्म भी बोलते हैं। इसको ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन और टी एन ये दोनों टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एन टर्म, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नॉर्मली हम लोग इसको बोर्ड लेवल पे टी से रिप्रेजेंट करने को प्रीफर करते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब जेई में आएंगे तो आपको ये ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये बात हो गई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये जनरल टर्म हो गया। और अब यहां से अगर आप इसकी बात करेंगे
कॉमन डिफरेंस की, तो ये कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, ये अभी चेकआउट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आते कोई सीक्वेंस एपी के लिए मैथमेटिकली कंडीशन क्या है, सीक्वेंस टू बी एपी, सीक्वेंस टू बी एपी, any sequence is said to be arithmetic progression mathematically of tn minus 1 must be a constant, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं an minus 1 is constant मतलब फ्री फ्रॉम n एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिख रहे हैं ना, जनरल वाले कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो, मतलब जैसे टी एन लिया तो नेक्स्ट टी एन प्लस वन माइनस टी एन भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज कॉन्स्टेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर आती है तब तो वो सीक्वेंस एपी होगा, अदरवाइज वो सीक्वेंस एपी नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस को एपी दिखाना है तो आप क्या करो, उसके जनरल टर्म्स ले लो कॉन्जिक्यूटिव्स वाले। अब ये जनरल टर्म्स वाला फॉर्मूला क्यों वर्क करता है ये समझ में आ गया। हो सकता है कि फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस और सेकेंड एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस, ऐसे कुछ दूरी तक के तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लेकिन हो सकता है 10वें और 11वें में आ जाए तो फिर कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा हो, इसीलिए हम जनरल टर्म से चेकआउट करेंगे। जनरल टर्म्स आप nth टर्म निकाल लीजिए, उसके आगे वाला टर्म निकाल लीजिए, उसके पीछे वाला टर्म निकाल लीजिए, और फिर उसका कॉमन डिफरेंस अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है मतलब थ्रू आउट होल सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे सीक्वेंस क्या है, एपी है। अब दो बातें होगी, कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट, इफ d is greater than 0 then sequence या AP is increasing AP, इसको हम इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे। दूसरा, इफ d is less than 0 then AP is decreasing AP, इसको हम डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे। और तीसरा, इफ d इक्वल टू 0 देन कांस्टेंट एपी। अब ये बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशन चलते हैं कांस्टेंट एपी के लिए। जैसे ये बोला, जैसे मैंने 5 5 5 5, तो ये कांस्टेंट एपी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, एपी का जो डेफिनेशन है वो इसमें ट्रू होता है डी के कॉन्सेप्ट में, मगर कई लोगों की इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन चालू है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कांस्टेंट वाला जो ये सीक्वेंस दिख रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम उतने दूर तक नहीं जाएंगे। तो फिलहाल इफ डी इक्वल टू 0 देन एपी इज कांस्टेंट एपी, करेक्ट है। डी इज ग्रेटर देन 0 देन एपी इज इंक्रीजिंग एपी, d is less than 0 then AP is decreasing AP, if d equal to 0 then AP is constant AP, right? Note it. ठीक है, ओके फाइन। अब कुछ इससे से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो देख लीजिए। इसको आप हाईलाइट्स भी बोल सकते हैं। नंबर 1, जैसे ए बी सी एपी में है, अगर ये एपी में है तो ये क्या होगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। यहां से अगर आप देखिए तो ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और यहीं से आप अगर देखें तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। तो ए बी सी अगर एपी में है ना तो डायरेक्टली ये कंडीशन लगा दो आप, या ये कंडीशन लगा दो।
ठीक है, वही है। तो ए बी सी अगर ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा। अब यहाँ पे आते ए प्लस सी बाई टू, ए और सी का बट यही लिखता हूँ मैं, बट ए प्लस सी बाई टू इज मीन ऑफ ए एंड सी। अगर आप मीन की बात करें तो ये ए प्लस सी बाई टू मीन है ए और सी का, करेक्ट है। क्योंकि ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी इज मीन। सो मीन बी इज मीन ऑफ ए एंड सी, सिंस ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर बी इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अगर ए पी में है तो बी ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस सी। नंबर 1 हाईलाइट पॉइंट्स आप इसको नोट कर लेंगे। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना है। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, इफ ए बी सी ए पी में है तो यहां से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिखेंगे, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। गॉट द पॉइंट। इसके बाद में आपको इस स्टेप पे आना है, ए बी सी ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। फाइन, नेक्स्ट में आते हैं। तो देखो जनरल टर्म्स की बात किया था मैंने, जनरल टर्म या लास्ट टर्म, लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ये बना था आपका लास्ट टर्म। ये एल से रिप्रेजेंट किया, नोटेशन बदल दिया बस और कुछ नहीं। ए एन जिसको टी एल लिखता था उसको मैंने लास्ट टर्म लिख दिया, ये बिगिनिंग से हो गया। अब अगर एंड से बात करूं तो ये ए होता है, करेक्ट। ए आपका जो फर्स्ट टर्म था ना वो अब लास्ट टर्म बन जाएगा जब हम एंड से बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको इसको रीअरेंज करना है। सो देयरफॉर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज ए is the formula for third one, that is last term from end से last term का ये फार्मूला बना, L minus n minus 1 into D, where L is what? L is last term from beginning. L is last term from beginning. A is first term and L is last term from beginning. तो अब A जो हो जाएगा, A जो होगा वो लास्ट टर्म हो जाएगा एंड से। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, एंड से अगर लास्ट टर्म ढूंढना है तो आप कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और L क्या है, लास्ट टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग से, करेक्ट है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको बराबर डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। ओके, 1 2 3 हो गया, ठीक है साहब। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब आपने फिर से यहाँ पे आना है, देखिए क्या हो गया, L इक्वल टू ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी है, तो L माइनस ए अपॉन एल माइनस वन इक्वल टू डी का फॉर्मूला बन गया, नोट करिए। तो अब यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी सीक्वेंस इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर known to us. So you can use this formula L minus a upon n minus 1 equal to d. Fine. नोट कर लीजिए। नंबर 1 पॉइंट ए बी सी ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। नंबर 2 पॉइंट लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नंबर 3 पॉइंट एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एल माइनस that is equal to a. So this is last term from end, this is last term from beginning, and also we can find out the common difference if the last term and the first term and the total number of terms are known to us. whole sequence नहीं मालूम है, last term मालूम है, first term मालूम है, total number of terms मालूम है, तो we can find out the common difference by using this formula. note कर लीजिए please. तो स्टूडेंट्स अब हम जितना भी इसका कंसेप्ट बेसिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो डिस्कस कर लिए। कब कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ये भी चेकआउट कर लिए। इंक्रीजिंग एपी क्या है, डिक्रीजिंग एपी क्या है, कांस्टेंट एपी क्या है, इसकी भी कंडीशंस को हमने चेकआउट कर लिया। एबीसी अगर एपी में है तो उसका क्या मीनिंग है इसको भी हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है। लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो सकता है और लास्ट टर्म फ्रॉम एंड क्या हो सकता है, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से।
सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आपको जो अप्रोच है ना वो उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। क्या है? इज 55 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 इफ एस, देन विच टर्म इज इट? क्या 55 इस सीक्वेंस का टर्म है? अब देखना, यस मान लीजिए मैंने Tn 55 ले लिया, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके, तो 55 इक्वल टू ए तो 1 है, एन हमको नहीं मालूम, और डी इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो ये 54 मतलब 27 इक्वल टू एन माइनस 1, दैट विल गिव एन इक्वल टू 28। अब ये n इक्वल टू 20s, तो s आंसर आएगा। यस, 55 इज टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। n इक्वल टू 28, अगर n एक, अब क्वेश्चन में आप समझे क्या? ठीक है, ये 28 की जगह अगर कोई डेसिमल में आता तब हम बोलते थे कि ये इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। इफ n इज coming to be any decimal number, coming to be in fraction बोल देता हूँ, fraction, then only this 55 will not be term of the sequence। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर n का वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाता था तब हम बोलते थे 55 सीक्वेंस का टर्म नहीं है। करेक्ट है? ठीक है साहब, नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ nth term an equal to 10 minus 3n, then prove that an is AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दिया हुआ है। A sequence nth term is given by this formula 10 minus 3n. We have to show that this sequence is actually a arithmetic progression। अब arithmetic progression को शो करना है तो आपका इसके आगे का टर्म निकाल लीजिए, इसके पीछे का टर्म निकाल लीजिए। सो आगे का टर्म मैं निकाल लेता हूँ, an प्लस 1, तो जहां का n है वहां n प्लस 1 रख दीजिए। 10 माइनस 3 इंटू n प्लस 1, so this is 10 minus 3n minus 3, 7 minus 3n होगा। ठीक है, और अब देखते हैं हम कि an प्लस 1 माइनस an, अगर ये कांस्टेंट आ जाता है, अगर ये कांस्टेंट आ जाता है, मतलब अब n तो जनरल लिया है आपने, तो थ्रू आउट होल सीक्वेंस में ये कांस्टेंट रहेगा, तभी हम बोलेंगे एपी है। कांस्टेंट मतलब अब इंडिपेंडेंट ऑफ n आएगा। तो अब चेक करते हैं, ये 7 माइनस 3n और यहां से माइनस करना है 10 माइनस 3n, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3n माइनस 10 प्लस 3n, एक कैंसिल हो गया, माइनस 3 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, हेंस इट इज एपी। इसीलिए ये एपी होगा। आ गई बात समझ में? ये एपी होगा। अब मतलब आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेंगे ना, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेंगे तो ये सीक्वेंस में उनका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द होल सीक्वेंस। सो देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट टर्म वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द 90th टर्म फ्रॉम एंड से 90th टर्म दिखाना है। ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज ए एंड दिस इज एल, लास्ट टर्म। सो ये 90th टर्म निकालना है, तो 90th टर्म फ्रॉम एन, इसका फार्मूला होता है
L माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये जनरल टर्म होता है। लास्ट टर्म निकालने का फ्रॉम द एंड का जनरल टर्म ये होता है, ये हमने देखा था, ठीक है सर। तो अब ये 90th टर्म निकालना है, लास्ट टर्म L 72 बिगिनिंग से n माइनस वन 19 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 72 माइनस 18 इंटू 3 72 54, करेक्ट है। और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 8 18 इज योर आंसर, करेक्ट है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को बना सकते हैं इसी वे में। सेकंड क्वेश्चन को आप इसी वे में बना सकते हैं, ट्राई करिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको तो अभी मिटा देता हूं और सेकंड क्वेश्चन में आता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम एन इन द प्रोग्रेशन 125। देखिए यहाँ ए का वैल्यू 125 है और डी का वैल्यू इस बार -3 है। 122 माइनस 125, दिस इज -3, और 50th टर्म आपका लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म मतलब ए 50 है, ए प्लस 49d, 49d, ए कितना है 125 है प्लस 49 इंटू -3, दिस इज 125 माइनस 7 के 2, ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 7 में से 5 के 2, ये हो गया -22 आ गया आपका A50, मतलब लास्ट टर्म। इसीलिए अब आप कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म। 12th टर्म फ्रॉम ए, इसका फार्मूला लिखिए, फार्मूला है L माइनस n माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो ये अब कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टर्म आया था -22 माइनस n माइनस 12 है, तो 12 माइनस 1 11, और डी कितना है -3, तो दिस इज -2 माइनस माइनस प्लस 33, और ये आ जाएगा 11 आंसर आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक के जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए ना, वो एकदम बिल्कुल मैंने आपका बेस तैयार करने के लिए किए थे। लेवल उनका डाउन था, लेकिन उससे आप ये समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म्स का क्या फार्मूला है, बिगिनिंग से एंड से क्या फार्मूला है, कोई सीक्वेंस एपी कब होगा वो हमने चेकआउट किया। एपी का बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो प्रॉब्लम्स से आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए। अब जो मैं प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये 4 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, आप मेंस और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चंस को कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा। आपने अभी तक के जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में और अभी इस लेक्चर्स में देखा है, उसमें सब में इक्वालिटी था। अब मैं इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे इनइक्वालिटी, जैसे लॉगरिथम, जैसे फैक्टर्स, डिवीजन, ये सारी चीज़ों को यहाँ इन्वॉल्व करता हूँ। तो चेकआउट करते हैं थोड़ा केयरफुली। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस तो पहली बार डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी मतलब इसका डी लेस देन 0 आएगा। यस ऑफकोर्स, अगर मैं डी की बात करूं तो ये -5 आने वाला है। एक बात क्लियर हो गई, -5 आ गया डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म है 2000, मतलब अब ये सीक्वेंस जो है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, इन्फिनाइट है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर के बाद में नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स नहीं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें फर्स्ट टाइम नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये हमको समझना है, करेक्ट है। तो जनरल टर्म का तो फार्मूला ले ही लेना पड़ेगा, लेट ए एन इज लेस देन 0, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई गई बात समझ में, ये क्यों मैंने स्टार्ट किया, ए एन को एक टर्म ले लिया और बोला कि ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है। ए एन इज लेस देन 0, तो फार्मूला लगा दीजिए। ए एन का क्या फार्मूला होता है, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0।
जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चंस में आपको समझना है बहुत सारी चीज़ें, ये जनरल क्वेश्चंस नहीं थे जो अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है साहब, ए क्या है, ए 2000 है प्लस n-1 और डी क्या है आपका -5 है, ये लेस देन 0, तो 2000 -5n प्लस 5 इज लेस देन 0, तो ये तो 2005 हो जाएगा। 2005 -5n, n नेचुरल नंबर है तो उधर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इज लेस देन 5n, या आप बोल सकते हैं 5n इज ग्रेटर देन 2005। इनइक्वालिटी की कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करते हैं ये ऑलरेडी मैंने, आपने इतने सारे मेरे लेक्चर अटेंड कर लिए तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। n एक पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, नेचुरल नंबर से आने वाला है, तो ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो सेम पॉजिटिव क्वांटिटी टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ तक सब सही था। अब ये है तो फिर ये हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ से n आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 2005 डिवाइडेड बाई 5 401, सो n इज फाइनली n इज ग्रेटर देन 401। कहाँ से इस कंडीशन लाया था? जब an इज लेस देन 0 था, इसका मतलब 401 के बाद आपके नेगेटिव टर्म्स आने हो जाएंगे। अगर n का वैल्यू 401 है तब तक के तो पॉजिटिव नंबर्स है, लेकिन n का वैल्यू 401 से ज़्यादा आएगा तो फिर आपके नेगेटिव टर्म्स, अब आगे नेगेटिव टर्म्स है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर n इक्वल टू 402, मतलब A402 आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। आप चेक कर सकते हैं, चलिए A402 देखते हैं, a प्लस n-1 का d का फॉर्मूला लगा दीजिए। a का वैल्यू कितना है 2000, 402 है तो ये 401 हो जाएगा, और d कितना है -5 है, तो 2000 माइनस 5 0 2005 -5, पहला नेगेटिव टर्म्स आ गया, करेक्ट है, पहला नेगेटिव टर्म्स आपका आ गया। तो क्वेश्चंस को समझिए, करेक्ट है कि स्टार्ट कैसे किया। पहले तो ये डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि डी लेस देन 0 है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2000 से, तो ये कम कम होते जा रहा है, मतलब अब नेगेटिव नंबर्स भी आएगा। इन्फिनाइट एपी तो है तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? माना ये जनरल टर्म का फार्मूला कि ये नेगेटिव है, और फिर ये सॉल्व करते चले, यहाँ से ये समझ में आएगा, करेक्ट है। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। So here is the second important questions, right? What is that? Find the total number of integers between 100 and 1000 that is divisible by 7, not divisible by 7. तो देखो 100 और 1000 के बीच अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो वो नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, 101, 102 और 999 ये होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक है साहब। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये भी अपने आप में एक एपी है, तो एपी है तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो 999 का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1d, a आपका 101 है, n निकालना है, d आपको 1 है, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 999 माइनस 101, 8 आएगा, 9 आएगा और फिर 8 आएगा, तो n इक्वल टू 898 प्लस 1 मतलब 899। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इतने नंबर ऑफ टर्म्स है, करेक्ट है। हाँ, अब ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये बोलता है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटीजर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 वाला एक एपी बनाएंगे जो नंबर्स इसके बीच में है। तो 101 डिविजिबल है क्या, 102 डिविजिबल है क्या 7 से? तो फर्स्ट डिविजिबल टर्म्स जो आएगा आपका, जो 7 से डिविजिबल होगा वो आएगा 105। तो डेफिनेटली 7 ऐड कर दीजिए, 112 और लाइक दैट। अब रही बात लास्ट टर्म को सर्च आउट करने की। तो 999 क्या 7 से डिविजिबल है?
है तो ठीक है, नहीं है तो 998 पे आ जाइए। क्या 998 7 से डिविजिबल है? नहीं है तो फिर और पीछे आ जाइए। तो ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको वो 994 दिखेगा जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 105 112 994 ऐसा जो सीक्वेंस बना है, ये सारे के सारे नंबर्स 7 से डिविजिबल है। तो अब ये टोटल कितने इंटीजर्स है उसको चेकआउट करते हैं। तो फिर से वही फार्मूला जाएगा, 994 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 994 a तो यहाँ 105 है, n माइनस 1 निकालना है, एंड आपको d 7 है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। एंड व्हाट इज दैट n? n इज 128। तो टोटल 128 इंटीजर्स होंगे 100 और 1000 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होंगे। लेकिन 100 एंड 1000 के बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स 899 है। आउट ऑफ दिस 899 this 128 integers are divisible by 7, so therefore automatically the rest of the integers are not divisible by 7. So here is the second question, what is that? ये आंसर आ गया, कितना आया? 128, and this answer, that is the number which are not divisible by 7, is 899 minus 128. ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 7. 771 are the integers lying between 100 and 1000 which are not divisible by 7. अब दैट इसमें कोई इशू नहीं है, नोट कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन आया है, बहुत लेटेस्ट ही में। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स to the sequence 3 5 7 9 up to 50th term and 2 5 8 11 up to 60th term। बहुत लेटेस्ट में ही इसके ऊपर और इसके और सेट थ्योरी के बेस पर एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉमन टर्म्स देखना है, 2 सीक्वेंसेस दिए हुए और इसमें हमको सर्च आउट करना है इसके कॉमन टर्म्स को। ठीक है, ठीक है सर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू द सीक्वेंस, दीज आर द 2 सीक्वेंस। तो कॉमन टर्म्स में अगर आप चेकआउट करेंगे तो पहला कॉमन टर्म्स तो मिल गया 5, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉमन टर्म्स कौन सा होगा, तो वो कैसे सर्च आउट करेंगे? तो देखो पहले तो इसका एक डिफरेंस निकालो, इस वाले इसका डी बनता है 2 और इसका डी बनता है 3। तो पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरे वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस 3 है, और जो सीक्वेंस हमें चाहिए जिसमें कि कॉमन टर्म्स हो इन दोनों सीक्वेंस के, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना उसका वो एलसीएम ऑफ दिस। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स इज एलसीएम ऑफ 2 and 3। ये एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये कॉमन डिफरेंस होगा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो हम सर्च आउट कर रहे हैं, जो कि कॉमन टर्म से फॉर्म होगा दोनों सीक्वेंस के। ठीक है, तो अब इसका डी मिल गया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो 5 हो गया, नेक्स्ट टर्म आपका 11 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 17 एंड लाइक दैट। अब ये टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स है इस सीक्वेंस में क्वेश्चन ने ये पूछा है, तो उसका डी मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। डी कैसे मिला? एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द सीक्वेंस। अच्छा साहब, अब एक तो ये बात, अब लेकिन ये 50th टर्म है और ये 60th टर्म है, तो यहाँ पे
पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 50 से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते इस सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस का जो भी टर्म्स होगा वो इसके 50th टर्म की वैल्यू से कम होगा, करेक्ट है। तो पहले इसका 50th टर्म निकाल लीजिए, इस वाले सीक्वेंस का A50 निकाला तो A + 49 × D होगा। इसका A कितना है 3, ठीक है, और 49 कॉमन डिफरेंस है 2, दिस इज 3 + 18 98 और ये 101, तो 101 होगा। सो लेट RF term of this AP is AR, तो इसीलिए AR is less than 101 होगा। अब लेस देन 101 होगा या फिर 101 के इक्वल भी होगा, हो सकता है 101 इस AP में आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो लेस देन इक्वल टू 101 और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की थी अभी आपने चेक कर लिया है, बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो A + 5 + R - 1 या N - 1 और इसका D कितना है 6 है, लेस देन इक्वल टू 101, ठीक है। तो ये R - 1 × 6 लेस देन इक्वल टू 101 में से 5 गया 96, तो 96, ठीक है। तो R - 1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, R - 1 लेस देन इक्वल टू 96/6 16, तो देयरफॉर यहाँ से पता चल गया R - 1 लेस देन इक्वल टू 16, तो R इज लेस देन इक्वल टू 17 होगा, R इक्वल टू 17। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 17 नंबर ऑफ टर्म्स विच आर कॉमन टू बोथ द सीक्वेंस, राइट। कितने टर्म्स होंगे 17 टर्म्स होंगे इसमें, दोनों सीक्वेंस में जो कॉमन होंगे, जिसका फर्स्ट टर्म 5 होगा, नेक्स्ट कॉमन टर्म्स 11 होगा, नेक्स्ट कॉमन टर्म 17 होगा, लाइक दैट। ऐसे टोटल 17 टर्म्स होंगे जो इन दोनों सीक्वेंस में कॉमन होंगे। और इसके बाद में अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चंस को आप रिपीट करिए, इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, इफ log of 2 to the base 5, log of 2 to the power x plus 1 to the base 5 and log of 2 to the power x plus 5/2 to the base 5 are in AP. Find x. अब देखिए कि इसमें आपने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपका लॉग अगर परफेक्ट हो गया है तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं रखी है, ठीक है। चेकआउट करते हैं। एपी में है तो अभी मैंने बताया था कि जैसे log of 2x + 1 और log of 2x + 5/2 to the base 5 to the base 5 to the base 5 काय में है एपी में। तो आपका वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ए बी और सी एपी में होता है तो हम ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखते हैं। तो एपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया कि दिस गिव्स ट्वाइस ऑफ log of 2 to the power x plus 1 to the base 5 equal to log of 2 plus log of 2 to the power x plus 5/2 base 5 base 5 base 5, करेक्ट है। ओके, तो एपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब एपी इज ओवर, सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और कंप्लीटली आपको अब लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आना है। लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है सॉल्व करने की, ठीक है सर। तो ये देखिए सेम बेस है, दोनों प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो मल्टीप्लाइड में रहा होगा log 5 2 × 2 की पावर x प्लस 2 × 5/2 मतलब 5, ये हो गया।
और ये 2 पावर में गया होगा, log ऑफ 5 2 की पावर x प्लस 1 और इसकी पावर 2। अब ये दोनों तरफ log बेस 5 है, सेम बेस है, दैट मीन्स 2 टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 5। और अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट भी आ गया, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ गया, लॉगरिथमिक का भी कॉन्सेप्ट आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है साहब, तो ये 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1, 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 5, ये तो कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा, 2 टू द पावर x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 2 टू द पावर x का स्क्वायर है, अब एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट में आ गए, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी बताइए। तो ये हो गया 2 टू द पावर x का स्क्वायर, 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, फिर से ये एक्सपोनेंट सेम है तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 यानी ये 1, फिर से बेस सेम है तो x इक्वल टू 1। तो फाइनली आ गया आपका x इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। और यहाँ पे हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। करेक्ट है कि नहीं? तो क्या क्या चीज़ें को डिस्कस किया है और ये लास्ट के 4 प्रॉब्लम्स को आप बार बार देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।